So we'll begin with next chapter, which is ray optics, और ये chapter one of the most important chapters है. Keeping in mind all the type of exams. If you're preparing for JEE, it is important. If you're preparing for NEET, it is important. If you're preparing for CET, it is also important. तो हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. वेटेज इज़ ऑल्सो गुड, क्वेश्चंस का लेवल इज़ ऑल्सो गुड, तो अच्छे से ध्यान देना है इस चैप्टर पे. सो विल स्टार्ट विथ ऑप्टिक्स. तो आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग इट इज़ चैप्टर इज़ नेम्ड एज ऑप्टिक्स, और इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए रे ऑप्टिक्स. अब वो क्यों मैं बताता हूँ आगे. तो बिफोर वी स्टार्ट इन डिटेल्स यू शुड नो, जैसे लास्ट चैप्टर था, हमने लास्ट चैप्टर कौन सा कवर किया? साउंड. तो एज यू नो नाउ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज एकॉस्टिक्स. वैसे ही द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स. क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक्स. तो यहाँ पे हम बेसिकली लाइट की बात करने वाले हैं. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of light. In short, the study of light is called as optics. Which deals with the study of light. The study of light is known as optics. Okay. देन अभी हमने बोल ही दिया कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, तो वी शुड स्टार्ट बाय आस्किंग फर्स्ट लाइट मतलब क्या, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट. तो आपको छोड़ के बाकी बताओ, व्हाट इज़ नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज़ लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वेरी गुड. तो अब हमको इस स्टेज पे पता है, अब मतलब इस सेंचुरी में वी आर इन 2025 नाउ, तो हमको पता है लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लेकिन उससे पहले बहुत सारे थेरीज पुट फॉरवर्ड हुए थे टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ लाइट. किसी ने बोला लाइट इज़ पार्टिकल, किसी ने बोला लाइट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो हर थेरी के अपने अपने अजम्पशंस होते हैं, अपने अपने सक्सेस होते हैं, अपने अपने फेलियर्स होते हैं. तो अगर एक थेरी है उसके फेलियर्स है तो वो थेरी रिजेक्ट होता है. तो ऐसा रिजेक्ट करते करते फाइनली नाउ वी नो लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन. और ये आज के लेक्चर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुमको कोई एग्जाम में पूछे नहीं जाते, वो सिर्फ तुम्हारा बेस फाउंडेशन पक्का करने के लिए होता है. तो नेचर ऑफ लाइट में नो वन विल आस्क यू सच क्वेश्चन इन एग्जाम, व्हाट इज़ नेचर ऑफ लाइट. ये तुम्हारे लिए है, यू मस्ट नो बिकॉज यू आर स्टडिंग लाइट, तो यू शुड नो व्हाट इज़ लाइट. तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लेकिन उससे पहले इसके आगे से लाइट इज़ एन इलेक्ट्रो का ई, मैग्नेटिक का एम. तो इसके आगे से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EM वेव लिखने वाला हूँ. एग्जाम में क्वेश्चन आता है EM वेव, पता ही नहीं होता EM वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग. और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है. Whenever something is oscillating, for example, मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ. लेट अस से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं बोलने वाला हूँ मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फिर वापस से इस एंड पे जाऊँगा, देन आई विल कम बैक ओवर हियर, और बार बार ऐसा करता रहूँगा. ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन. तो अगर आपने नोटिस किया होगा, जब मैं अपने मीन पोजीशन पे था यहाँ पे, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट था 0, क्योंकि मैं यहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर करने वाला हूँ. जब मैं यहाँ गया, जब मैं जा रहा था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, और फाइनली इस पॉइंट पे इट इज़ मैक्सिमम. एंड देन अगेन व्हेन आई कम हियर इट बिकम्स 0, एंड देन व्हेन आई गो हियर इट बिकम्स मैक्सिमम ऑन द पॉजिटिव साइड. फिर वापस से जब यहाँ आऊँगा तो 0. तो ऑसिलेटिंग
पार्टिकल हो या कोई भी चीज़ ऑसिलेटिंग हो, उस केस में वैल्यूज़ 0 से पॉजिटिव साइड पे जाती है मैक्सिमम, फिर आती है 0, फिर जाती है नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, फिर जाती है 0, पहले याद रखना। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और आपको याद ही है क्योंकि हमने रिसेंटली साउंड चैप्टर ख़त्म किया, उसमें बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, which are perpendicular to each other and also to the direction of propagation, and also to the direction of propagation। नहीं याद है कोई बात नहीं, डजंट मैटर, मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन मतलब वेव किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो अज्यूम कर लो कि इट इज़ प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दे विल बी वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विल बी वाइब्रेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। वैसे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस बाहर आ रहा है, लेकिन अभी वो 3D वो ऐसा है कि दिस इज़ इन 3 डायमेंशंस और मैं 2 डायमेंशनल बोर्ड पे 3 डायमेंशनल डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए जेड एक्सिस साइड में दिखा दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस नाउ। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है, रिमेंबर। दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वेव यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड। और क्योंकि ऑसिलेटिंग है तो एज आई टोल्ड यू ऑसिलेशंस में वैल्यू 0 से मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है, सो ऑन सो फोर्थ। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को E0 बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आगे से कभी भी 0 लिखा हो मतलब वो होता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है फिर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन। तो इसका भी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको बोलेंगे B0। ओके, गुड, पक्का। एंड ऑल्सो यू शुड नो, यहाँ तक तो ठीक था, इसके आगे भी तुमको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड इट कैन ट्रैवल थ्रू, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था साउंड इज विच टाइप ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपोगेशन के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मटेरियल मीडियम, राइट। सिमिलरली लाइट ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव है और ये नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब इसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। तो इट कैन ट्रैवल इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, इन प्रेजेंस और एब्सेंस of a material medium, good। तो अभी इसके आगे से temporarily just remember light is electromagnetic wave which consists of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also to the direction of propagation, good। यहाँ तक पता होना चाहिए। now you should also know light का dual behavior होता है, double behavior। light is a wave, अभी मैंने बोला इज अ वेव, बट लाइट इज़ ऑल्सो अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल, क्या बोलते हैं? तो लाइट इज ऑल्सो पार्टिकल, बट लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, बट लाइट ऑल्सो इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, बट लाइट ऑल्सो
इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. इसको बोलते हैं फोटोन. ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, इसको बोलते हैं फोटोन. देयरफॉर लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल. लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल. पर अभी याद रखना, लाइट का जो बिहेवियर है वो डबल बिहेवियर है, वेव एंड पार्टिकल. लेकिन जब वो वेव है तब वो पार्टिकल जैसा बिहेव नहीं कर सकता है, और जब वो पार्टिकल है तब वो वेव जैसा बिहेव नहीं कर सकता. तो दोनों बिहेवियर एक साथ नहीं हो सकते. तो रिमेंबर, बट लाइट कैन ईदर बी अ वेव, or a particle, but not both simultaneously. तो दोनों बिहेवियर एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे. तो व्हेन लाइट इज अ वेव, इट इज़ बिहेविंग जस्ट एज अ वेव. और हमको कैसे पता लगता है कि लाइट वेव जैसा बिहेव कर रहा है? तो देयर आर सम फेनामेना, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है. ये सारे के सारे वेव प्रॉपर्टीज़ है. तो जिस किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है, वो सारे के सारे वेव प्रॉपर्टीज़ होते हैं. जहाँ पे कोलिजन इन्वॉल्व हो, कोलिजन एक पार्टिकल का दूसरे के साथ कोलिजन, वो होता है पार्टिकल. गुड. तो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th में आएगा, पूरा चैप्टर है, वो इम्पॉर्टेंट है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट. तो ये जो ऑब्जर्व फेनामिना है, यहाँ पे पार्टिकल जैसा लाइट बिहेव करता है. तो जब वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है तो वेव जैसा बिहेव नहीं करता. जब वेव जैसा बिहेव करता है तो वो पार्टिकल जैसा नहीं करता. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, डोंट वरी, बाकी डिटेल धीरे धीरे होता जाएगा. ओके. तो आपको इतना पता होना चाहिए दैट लाइट हैज़ अ ड्यूअल बिहेवियर. इट बिहेव्स ईदर एज अ वेव और एज अ पार्टिकल, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. गुड. अब जो ऑब्जर्व फेनामिना है लाइट के, so observed phenomena of light, there are so many observed phenomena of light. So based on the observed phenomena of light, optics can be divided into 3 categories. वैसे तो 2 ही है, बट ठीक है, आपके बुक में 3 बोला तो 3. तो based on the observed phenomena of light, optics can be classified as. अब इसके आगे से मैं एक ट्री डायग्राम बनाते जाऊंगा जो तुमको बहुत काम में आएगा, क्योंकि ये तुमको ओवरऑल ऑप्टिक्स का पिक्चर क्लियर कर देगा कि ऑप्टिक्स में हमको क्या क्या सीखना है, क्या क्या कवर करना है. तो सबसे पहला, तो ऑप्टिक्स के 3 पार्ट है. सबसे पहला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो थोड़ा थोड़ा तुमने स्कूल में सीखा ही होगा, थोड़ा. जैसे फॉर एग्जांपल, हैव यू स्टडीड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रियल इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, ये सब आता है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स में. तो जो पहला पार्ट है, जो एक्चुअल हमारा चैप्टर भी है, चैप्टर का नाम भले ही ऑप्टिक्स हो, लेकिन हमको 11th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स कवर करना है. और रे ऑप्टिक्स का एक अल्टरनेट नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं वो देखेंगे. गुड. और हमारा मेजर फोकस इस पे ही रहने वाला है, तो ध्यान देना. दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स. आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूंगा व्हाट इज़ वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन रे ऑप्टिक्स. और तीसरा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, थर्ड कैटेगरी यू कैन से, तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ये पूरा एक चैप्टर ही है आपको 12th में, तो तब का तब देखेंगे. हमारा फोकस होगा ओनली ऑन रे ऑप्टिक्स इन दिस चैप्टर. तो इट कैन बी, ऑप्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 रे ऑप्टिक्स, which is also called as geometrical optics.
थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं, व्हाट इज दिस रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहले तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे। रे इज रे, व्हाट इज रे, व्हाट इज रे। थोड़ा लेज़र काम नहीं कर रहा, नहीं तो अच्छे से बता देता मैं। एक मिनट चेक कर लो, बैटरीज मस्ट बी डाउन। तो नाउ ये जो लेज़र है, चलो इमेजिन कर लो लेज़र, यहाँ से लाइट निकला, मतलब बेसिकली एनर्जी इमिट हुआ। और ये जो लाइट है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? सो a direction of propagation of energy from a source of light is called as ray, is called as ray। ऑप्टिक्स नहीं, पहले तो रे डिफाइन करो फिर रे ऑप्टिक्स डिफाइन करोगे ना। जब तुमको रे का मतलब नहीं पता तो फिर ऑप्टिक्स का क्या, व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन रे ऑप्टिक्स। तो पहले क्या डिफाइन करना है रे, व्हाट इज रे? अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम अ गिवन सोर्स इज कॉल्ड एज रे। अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, a certain direction in which energy from a source travels या propagates, एक ही बात है, from a source propagates is known as ray, is known as ray। अब रे ऑप्टिक्स क्या होता है? तो all important word, all the observed phenomena of light which are concerned only with the direction of light। लाइट कहाँ से आया कहाँ गया, हम लोग उस पूरे केस में लाइट का कितना एनर्जी था, बाद में कितना हो गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। लाइट कहाँ से आया कहाँ गया, ऐसे सारे फेनामेना जो सिर्फ लाइट के डायरेक्शन के साथ रिलेटेड हो, वो सब हम स्टडी करते हैं किसमें? रे ऑप्टिक्स में। जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्रैक्शन, जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल डबल रिफ्रैक्शन, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑल द फेनामेना ऑफ लाइट विच आर कंसर्न्ड ओनली विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर स्टडीड अंडर रे ऑप्टिक्स। ऑल द फेनामेना ऑफ लाइट, of course observed phenomena of light which are concerned with the direction of light are studied under ray optics। मतलब इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी एनर्जी रे के पास कितना था, बाद में कितना हो गया, उसकी बात ही नहीं होगी। एनर्जी वर्ड सुनोगे ही नहीं तुम इसके आगे। अब वो 12th में वो आएगा तुम्हारा वे ऑप्टिक्स में। तो इन दिस केस वी विल स्टडी ओनली द फेनामेना विच आर कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, रे ऑप्टिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। और मैंने बोला ना, मैं ऐसे ट्री डायग्राम बनाते जाऊंगा, सो यू विल बी ऑल्सो क्लियर कि हमको क्या क्या कवर करना है। तो एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल प्रिज्म थ्योरी जिसमें डिस्पर्शन कवर हो जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन मिला के देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब इसमें कवर होगा। तो ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग बाद में देखेंगे, बट इतना तो है, प्रिज्म थ्योरी ये सब तुमको कवर करना है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गुड। तो अभी मैं थोड़ा सा पहले ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इस पे बाद में आते हैं। रे ऑप्टिक्स का पहले देख लेते हैं। तो अभी जो रे ऑप्टिक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगेन। ओवरऑल रे ऑप्टिक्स में हमको 4 मेजर टॉपिक कवर करने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ के कुछ और नहीं आएगा, मैंने बोला 4 मेजर टॉपिक। उसमें से सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, उसके बाद है रिफ्रैक्शन, उसके बाद है प्रिज्म थ्योरी जिस पर तुम्हारा डिस्पर्शन भी इंक्लूड कर लेंगे।
फिर आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डिस्पर्शन ऑफ लाइट सुना तो होगा ही ना। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देन लास्ट में आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और एक्चुअली तुमको हर चैप्टर के लिए ऐसा करना चाहिए। यू शुड मेक अ ट्री डायग्राम। थोड़ा थॉट का क्लियरिटी होता है कि क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हम लोगों को फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। रिफ्लेक्शन में वी विल बी स्टडिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स। एक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। दूसरा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स, राइट। और रिफ्लेक्शन मिरर से ही होता है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गुड। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में भी हम लोग 2 केसेस स्टडी करने वाले हैं, वो देखेंगे। आज ही स्टार्ट हो जाएगा, टाइम मिला तो। और फ्लो भी ऐसा ही रहेगा। वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर, देन विल जंप टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का भी सेम है, सिर्फ याद रखना रिफ्रैक्शन कभी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस से होता है। मिरर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। मिरर से लाइट आर पार पास नहीं होता, तो मिरर इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट। बट रिफ्रैक्शन के लिए यू नीड अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। जितने भी लोग चश्मा लगा के बैठे हो, ये यहाँ से रिफ्रैक्शन हो ही रहा है, बिकॉज लाइट इज़ पासिंग थ्रू। जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, राइट। सो इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम goes to denser medium, it bends towards the away, towards normal, and if it is traveling from denser to rarer, away from normal. Good. और वो कॉन्सेप्ट हमको लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, वो तब देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। रिफ्रैक्शन सबसे पहले तुम देखोगे फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर तुम देखोगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, सिंगल कर्व्ड सरफेस, मतलब एक ही सरफेस का कर्वेचर होगा, कर्व्ड होगा। फिर तुम देखोगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल कर्व सरफेस। डबल कर्व सरफेस मतलब 2 सरफेस कर्व्ड है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हो? लेंस। तो वी विल सी रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। गुड। और लेंस में ऑफ कोर्स देयर आर फर्दर 2 टाइप्स। जैसे स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप थे। कौन से 2 टाइप थे? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और मैं पहले दिन पे ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में का कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। समझेगा तुमको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, समझेगा। और हम लोग कन्फ्यूज नहीं होने वाले, बिकॉज वी विल बी वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे। यू हैव कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स एंड यू हैव कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। देन ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, वो कॉन्वर्जिंग सिस्टम होता है। क्योंकि क्वेश्चन जब जेईई नीट में पूछे जाते हैं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वर्ड्स यूज़ नहीं करते। वो थोड़ी बोलेंगे कॉनकेव मिरर है, वो बोलेंगे कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो तुमको समझ में आना चाहिए वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कॉन्वर्जिंग है तो ये कौन है? डाइवर्जिंग। सो दिस इज डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उधर उल्टा है, लेंस में कॉन्वर्जिंग होता है कौन? कॉन्वेक्स। उसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉनकेव लेंस। तो आप में से मेजॉरिटी इंक्लूडिंग मी, हम जो चश्मा पहन के बैठे हैं, मोस्टली आप सबका नेगेटिव नंबर का चश्मा होगा। तो आप सब बेसिकली कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली कॉनकेव, बाई कॉनकेव भी होता है, उसमें प्लानो कॉनकेव भी होता है, सम काइंड ऑफ कॉनकेव सरफेस। क्योंकि हम सबको प्रॉब्लम है मायोपिया का, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। पास का दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इमेज
नॉर्मली रेटिना पे बनना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। इफ़ यू लुकिंग एट सम ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, राइट। वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो वो जो रेटिना से पहले रेस फोकस हो गया उसको डाइवर्ज करके कहाँ लाना है, रेटिना पे। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस। गुड। एंड रेटिना इज़ नॉट योर आँखों का तारा, वो आई लेंस होता है, दैट इज़ नॉट आँखों का तारा, मतलब नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉलीवुड। आँखों का तारा मतलब जो आपके वाइट कलर के आई बॉल में एक छोटा सा सर्कुलर शेप का, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर नॉट सर्कल। किसी का ब्लैक कलर का, किसी का ग्रे कलर का, किसी ने आर्टिफिशियली ब्लू कलर किया होगा, वो तारे की बात कर रहा हूँ मैं। गुड। तो रिमेंबर वो जो वाइट कलर का आई बॉल होता है उसके बैक साइड पे होता है रेटिना। वो मैं बताऊँगा आगे, है ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइम डिस्कस होगा वो। एनीवेज गुड, रिमेंबर। और जिनको पॉजिटिव नंबर का चश्मा है, यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विथ हाइपरमेट्रोपिया, सो यू कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब यू हैव लॉन्ग साइटेडनेस बट यू कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है कॉन्वर्जिंग, क्योंकि इन दैट केस जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे नहीं हो रहा, रेटिना के पीछे होता है, तो उसको हमको कॉन्वर्स करके रेटिना पे लाना पड़ता है। गुड। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफ कोर्स प्रिज्म थ्योरी। प्रिज्म में डिस्पर्सन कवर होगा, प्रिज्म फार्मूला कवर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। और अब मैं जब जब नया टॉपिक चालू करूँगा ये ट्री डायग्राम वापस आपके सामने लाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा देखो अभी ये हो गया, अब यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर ये है। तो प्रिज्म में प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म में डिस्पर्शन, ये सब कवर होगा। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वी विल बी प्राइमरी डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक है ऑफ कोर्स टेलीस्कोप, एक है माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी दो टाइप के माइक्रोस्कोप हमको स्टडी करने हैं। टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा टाइप के टेलीस्कोप है, तो आपको सिर्फ जनरल थ्योरी बोला है। माइक्रोस्कोप में द टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप दैट वी विल बी स्टडिंग, वन विल बी सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज़ जस्ट अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। तुमने स्कूल में बहुत देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। क्या बोलते हैं उसको, भिंगा बोलते हैं शायद, आई थिंक इट्स डबल कॉन्वेक्स लेंस, भिंगा ही बोलते हैं ना अपने हिंदी या मराठी में। सो इट इज़ simple microscope that consists of only one lens, and then you have a compound microscope which has two lenses. One is called as objective lens, the other is called as eyepiece. तो ओवरऑल ये ऑप्टिक्स में हमको इतना कवर करना है, मतलब तुम खुद देख लो कि कितना ज़्यादा वेटेज होगा इसको। इट्स हेवी वेट चैप्टर, तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो अंडर नो कंडीशन। और ये सिर्फ मैंने अभी हाईलाइट्स दिए कि ये कवर करना है, अभी इन डिटेल सब आने वाला है। गुड। तो दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। तो इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक का नाम निकला मतलब यू आर स्टडिंग रे ऑप्टिक्स। क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स। तो चलो अब देखते हैं वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या स्टडी करना है। तो फॉर वेव ऑप्टिक्स, तो सेकेंड ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इज वेव ऑप्टिक्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी ऑफ लाइट भी, we consider energy of light and also we consider redistribution of energy of light. What is the meaning of redistribution? You must have, all of you must have observed, बारिश के टाइम में ही जाते वक्त कहीं पे नीचे तुमको कलरफुल पैटर्न दिखते होंगे। All those good colorful patterns are formed because of something called as interference. राइट। तो वहाँ पे जो एनर्जी था सब कलर का मिला के, वाइट लाइट इज़ ऑल कलर्स, उसका हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं पे ज़्यादा लाइट है, कहीं पे कम लाइट है, कहीं पे तुमको 7 कलर दिखेंगे, कहीं पे तुमको एक ही कलर दिखेगा, लेकिन वो एक कलर में भी तुमको पैटर्न दिखता है ऐसा। यू हैव लाइट, देन यू हैव नो लाइट, देन यू हैव लाइट, देन यू हैव नो लाइट, देन यू हैव लाइट, यू हैव नो लाइट। ऐसा जब पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे एनर्जी कम है या तो नहीं है, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में।
सो फेनोमेना सच एज, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स इन वेव ऑप्टिक्स वी टेक इनटू कंसिडरेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वो छोड़ दो फिलहाल। फेनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट। अभी डॉपलर इफेक्ट साउंड का अलग, लाइट का अलग, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन दोनों का टॉपिक अलग अलग है। साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट इज डिफरेंट, हियर इट इज़ डिफरेंट। तो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और डॉपलर इफेक्ट क्योंकि आपको सिलेबस में है ही नहीं, लाइट के केस में नहीं है, साउंड के केस में हमने देख लिया, तो मैं मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, वो नहीं है सिलेबस में। एक्सेट्रा आर स्टडीड अंडर वेव ऑप्टिक्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक दो टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर होंगे, मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप रिलेटेड कुछ एक दो टॉपिक है जो हम वेव ऑप्टिक्स में सीखने वाले हैं, वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा। एंड देन थर्ड पार्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ऐसे कुछ ऑब्जर्व फेनोमेना है, लाइट के ऑब्जर्व फेनोमेना। एक का नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, और 2-3 फेनोमेना है। उस केस में लाइट को तुम वेव जैसा ट्रीट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लाइट को वेव ट्रीट करोगे तो तुम वो फेनोमेना कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। तो उस केस में हम लाइट को क्या ट्रीट करते हैं, पार्टिकल। तो फेनोमेना सच एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम में ये फोटो मतलब फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक सरफेस पे फोटॉन्स आके हिट करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हुआ, कोलिजन, और इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए। लेकिन फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन तब होगा जब दोनों पार्टिकल हो, क्योंकि कोलिजन ये वेव का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल का। मतलब ऐसे केसेस में लाइट कैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल। सो फेनोमेना सच एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन यू हैव कॉम्पटन इफेक्ट, देन यू हैव फ्यू मोर इफेक्ट्स एक्सेट्रा, cannot be explained by treating light as wave, hence to explain these phenomena we need to consider light as a particle, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो विच आर द 3 ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पार्टिकल नेचर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में वी विल बी स्टडिंग फेनामेना विच आर एसोसिएटेड ओनली विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद यू हैव डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर अभी नहीं हो, तो तुमको सिर्फ सिंगल रिफ्रैक्शन तक ही है। तो ये जितना भी तुम ऑप्टिक्स पढ़ते हो इसका अगला पार्ट इंजीनियरिंग में आता है फिर, तो ये बेसिक है। तो आगे लगने वाला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ब्रांच यू टेक फॉर इंजीनियरिंग। मेडिकल साइंसेस में ये नहीं लगता है इतना, लेकिन फिजिक्स से कुछ और पार्ट्स लगते हैं, वो बाद में देखेंगे। देन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म थ्योरी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब ऑप्टिक्स में होने वाला है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस एंड लेंस, लेंस में 2 लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। प्रिज्म में प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है, साथ में हमको डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्टडी करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में 2 माइक्रोस्कोप आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड। क्लियर यहाँ तक, गुड। वेव ऑप्टिक्स बाद में देखेंगे अब 12th में। अब
एज यू सी, इसके बाद तुमको पहला ही टॉपिक दिखेगा नोट्स में, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। है क्या ऐसा? तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद, मतलब तुम्हारा एक्चुअल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा था हमारा। ये जो रे ऑप्टिक्स का पूरा थ्योरी है ना, ऐसे पूरा मतलब ये पूरा, इट इज़ बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज। सो रे ऑप्टिक्स is based on 4 फंडामेंटल लॉज, और ये चारों फंडामेंटल लॉज अब थ्रू आउट हमको अप्लाई करने हैं, थ्रू आउट पूरा इस चैप्टर में। सबसे पहला, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। मैं उसका मतलब बताता हूँ आपको। पहला लॉ है लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, भूलना नहीं, इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम, वैसे ये होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक तुम केमिस्ट्री में बार बार सुनोगे या सुना होगा। सुना? हाँ तो बताओ वर्ड होमोजीनियस। हाँ बोला तो फंसे। What is homogeneous? नहीं होता। When the properties of the medium are same everywhere. For example, अब प्रॉपर्टी मतलब क्या प्रॉपर्टी? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेजिन मैं ग्लास की बात करूँ कि लाइट तो ग्लास से पास हो ही सकता है। नाउ इमेजिन मेरे पास एक ग्लास का बहुत बड़ा स्लैब है, तो उसमें डेंसिटी हर जगह पे सेम है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, लाइट वाटर में से भी पास होता है, और वाटर में हर जगह पे डेंसिटी सेम है, कंपोजिशन सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? विच केमिकल एलिमेंट्स या विच मिनरल्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस। व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम एवरीवेयर, एंड व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो जब तक मीडियम होमोजीनियस है या आइसोट्रोपिक है, तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, वो अपने आप बेंड नहीं होता है। वो बेंड कब होता है? व्हेन लाइट मीट्स एन इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम, उसको बोलते हैं इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बकेट में पानी भर के लिया, तो पानी का जो टॉप सरफेस उसको बोलेंगे इंटरफेस, क्योंकि उसके ऊपर एयर, नीचे वाटर। तो लाइट अपना डायरेक्शन से तब चेंज करेगा जब वो एक इंटरफेस पे आएगा। So remember, otherwise it always travels in a straight line. Then number 2, two rays of light can intersect each other without affecting their paths. तो ऐसा है, एक रे ऐसा जा रहा था, दूसरा रे यहाँ जा रहा है, तो there is a point of intersection. लेकिन पहले रे ने दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया, दूसरे रे ने पहले के पाथ को अफेक्ट नहीं किया। तो टू रेज ऑफ लाइट, पार्टिकल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दो पार्टिकल्स आए, कोलाइड हुए, तो उनका पाथ चेंज होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। टू रेज ऑफ लाइट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ्स। Without affecting their paths. और ये सारे बेसिक्स आगे जाके लगने ही वाले हैं। जब तुम रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सब पता होना चाहिए। दो रे ऑफ लाइट कैन इंटरसेक्ट बट दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर्स पाथ। उसके बाद यू हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, ये आया इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप बोलोगे ये क्यों किया? अच्छा दिखता है इसके लिए ना, उसके लिए नहीं है। एंगल्स कहीं से तो मेजर करोगे ना,
तो एंगल्स हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। और जब मैं पुअर जोक पास करूँ उसका रीज़न होता है कि तुमको ज़िंदगी भर याद रखवाना है। अभी याद रहेगा, नॉर्मल अच्छा दिखने के लिए है क्या? नहीं, किसके लिए है? एंगल यहाँ से मेजर होंगे, इसके लिए। नहीं तो लोग यहाँ से एंगल मेजर कर लेते, फिर बोलते हैं आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। कैसे करेक्ट आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में है। अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन। इन शॉर्ट, लाइट अगर ऐसा आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसा ही जाएगा। ऐसा आया और बाहर की तरफ आया, वैसा होता नहीं है। गुड। तो पहला फर्स्ट, इसमें फर्स्ट द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। और नॉर्मल तुमने कहाँ पर ड्रॉ किया? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कि यहाँ ड्रॉ किया था हमने? नहीं ना, तो कहाँ ड्रॉ किया? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane, lie in the same plane. गुड। देन उसके बाद दूसरा लॉ आपको बताता है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ बाय द वे यहाँ पे आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉ है। इसके बाद सिमिलरली फोर्थ फंडामेंटल लॉ मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी दो लॉ है। पहला सिमिलर है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, ये तुमको 12th में वापस लगेगा तो अभी से पता होना चाहिए। मिरर नहीं है ये, मिरर में लाइट मीडियम चेंज करता नहीं है, यहाँ पे मीडियम चेंज होता है। और मैं ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर ऐसा लाइट आया और फिर वो या तो यहाँ या तो वहाँ बेंड हुआ, सीधा नहीं जाता है वो। गुड। यहाँ कब बेंड होगा? व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और यहाँ पे डेंसर टू रेयरर। वेरी गुड। गुड। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ, द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal drawn, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया हमने? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वैसे आई शुड शो एरो हेड्स ऑलवेज। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane, lie in the same plane. नंबर 2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ तुमको रिलेशन बताता है किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी सेकेंड लॉ तुमको बताएगा रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में। यहाँ पे जिस मीडियम से आया उस मीडियम में गया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट सेम है। यहाँ पे आया एक मीडियम से, गया दूसरे मीडियम में। जहाँ से आया स्पीड ऑफ लाइट था v1, जहाँ गया स्पीड ऑफ लाइट है v2। और रिमेंबर, कौन से मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट है वो बताने के लिए हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? और उसको डिनोट करूँगा म्यू से। किससे? आपके टेक्स्ट बुक n से डिनोट करती है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि n फ्रिक्वेंसी के लिए हमने ऑलरेडी यूज़ करके रखा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए थ्रू आउट मेरे रूल्स बहुत सिंपल है। आई ऑलरेडी मेड सम रूल्स। रूल नंबर 1, ओरिजिनली लाइट जिस मीडियम से आ रहा था उसी को मैं मीडियम 1 बोलने वाला हूँ। जहाँ जा रहा है उसको मीडियम 2, और मीडियम होगा तो मीडियम 3, और होगा तो उसके बाद मीडियम 4।
ऐसे उल्टे सीधे नोटेशन मैं करूँगा नहीं। ओरिजिनली लाइट जिस मीडियम से ट्रैवल कर रहा था वो मीडियम 1 ही है थ्रू आउट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो जैसे यहाँ पे सेकेंड लॉ ने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को रिलेट किया, वैसे यहाँ पे भी सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिलेट करता है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ कहीं तो 9th या 10th में कहीं सुना था, इसका नाम सुना था, बताओ क्या है ये? μ = sin i by sin r। ये आधा स्टोरी है, पूरा स्टोरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1, कौन सा एंगल है? i इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इंटू साइन ऑफ r। गुड। और तुम लिखते थे μ = sin i by sin r, जो भी लिखते थे वो ऐसा क्यों लिखते थे बाद में बताऊंगा मैं। आई टेल यू लेटर कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, वो अगले 2-3 लेक्चर में आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 लॉज, 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑप्टिक्स। पहला, a ray of light always travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium. Number 2, two rays of light can intersect each other without affecting their paths. Number 3, laws of reflection. Number 4, laws of refraction. Good. अब इसके बाद इफ़ यू सी वहाँ पे ऐसा कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नाम का टॉपिक होगा, है क्या? लिखा सर, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। पहली बात तो ये समझ लो, कन्वेंशंस का मतलब फिज़िक्स में या साइंस में होता है रूल्स। तो कन्वेंशन मतलब रूल्स। तो हम इमेज फॉर्मेशन का जब स्टडी करते हैं, क्योंकि तुमने थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स तो तुमको याद होगा ही, तो तुमने कौन सा क्या क्या स्टडी किया अब तक? डिड यू स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स? यस। बाय लेंस? यस, वेरी गुड। तो वो इमेज फॉर्मेशन स्टडी करते वक्त तुमने क्या क्या देखा होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। और तुमने स्टडी किया होगा इफ़ यू रिमेंबर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़। और उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड एज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इरेक्ट इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। तो थ्रू आउट इमेज फॉर्मेशन की थ्योरी में हम लोग कुछ रूल्स यूज़ करने वाले हैं, उसको बोलेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ये सिर्फ हमारा काम आसान करता है, क्योंकि तुम देखोगे आगे, खासकर तो जब हम लोग जेईई नीट के क्वेश्चन लेंगे, एक छोटी सी गलती, छोटा सा मिस्टेक, आंसर गया। तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। 4 ही रूल्स है। नंबर 1, all the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right। तो पहला रूल है all the ray diagrams। किसने बनाया? हमने बनाया, हमारी मर्जी इसलिए बनाया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा ही क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुमको उल्टा करना है करो, लेकिन फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए हम एज अ रूल। और जेईई में ऐसे क्वेश्चंस थे, बताता हूँ क्या था क्वेश्चंस, बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने जानबूझ के डायग्राम उल्टा ड्रॉ किया था, चेक करने के लिए कितना याद है तुमको रूल्स। तो पहला रूल, ऑल द रे डायग्राम्स are drawn with rays traveling from left to right, with rays traveling from left to right, left to right। देखो अभी ये रटना बिल्कुल नहीं, याद रहता है। When you say ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right, इसका मतलब पता है क्या हुआ? जो भी हमारा मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो, अब रेस लेफ्ट से राइट कब आएगी? जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? लेफ्ट पे। कहाँ रखा है? अभी रेस कहाँ से निकलेंगे? ऑब्जेक्ट से निकलेंगे ना।
So that is why all the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right, means that the object is to the left. जेई में क्वेश्चन दिया था, जानबूझ के ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया, और सब ने ऑब्जेक्ट सब मतलब 99% ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेके आ गए, आंसर गलत। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव का पॉजिटिव का वो आगे आएगा। वो आने से पहले मेरे को पहले ये बताओ, ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? हाँ, यहाँ से देखूंगा तो कॉनकेव है, यहाँ से देखूंगा तो कॉन्वेक्स है। तो कभी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस फिक्स करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट में, तो मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ ना उसको, तो ये कौन है? कॉनकेव। कौन है ये? कॉनकेव। दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, इट इज कॉनकेव, बल्जिंग इनसाइड, कॉनकेव। और अब याद रखना, इसको स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं पता है आपको? व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेरिकल? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीयर। वेरी गुड। एक बड़े से स्पीयर में से इसको कट कर लिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेरिकल मिरर। अब जो स्पीयर में से इसको कट किया, उसका जो भी सेंटर था वो छोड़ दो, लेकिन जो पार्ट बचा है इसका खुद का भी एक ज्योमेट्रिक सेंटर है। जितना भी पार्ट बचा है उसका सेंटर, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? आगे डिफाइन करेंगे ही, लेकिन अभी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज़ पोल। तो पोल इज़ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। सिमिलरली जब लेंस की बात करोगे, लेंस, ये लेंस कौन सा है? ये बाय कॉन्वेक्स है। इट इज़ कॉन्वेक्स ऑन द बोथ साइड्स, इसलिए बाय कॉन्वेक्स। और बाय को इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं जब दोनों का रेडियस सेम हो जाए। वो आएगा आगे, पर अभी थोड़ा थोड़ा वर्ड्स याद रखते जाओ। इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? पोल। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर। इसको बोलते हैं पोल। तो P स्टैंड्स फॉर पोल एंड O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिक सेंटर। तो रूल नंबर 2, जितने भी डिस्टेंसेस हमको मेजर करने हैं वो हम हमेशा या तो पोल से करेंगे अगर मिरर है तो, या फिर ऑप्टिक सेंटर से अगर लेंस है तो ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole, of course in case of mirror, or optic center in case of lens. गुड। अभी रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 उन्होंने क्या लिखा है, डोंट वरी। तुमको ना उन्होंने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग लिखा होता है। मेरे नोट्स थोड़े से सिंप्लीफाइड करके बनाए मैंने। देखो, तुम डिस्टेंस कहीं से तो मेजर करोगे, और यहाँ पे कहाँ से करोगे? पोल से या फिर ऑप्टिक सेंटर। तो तुम जहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना, वहीं पे अपना ओरिजिन सेट कर लेना। ओरिजिन किसका? ओरिजिन कार्टेशियन सिस्टम का। कार्टेशियन सिस्टम मतलब क्या? एक्स और वाई। ओरिजिन यहाँ सेट कर लो। कर ले ओरिजिन सेट। मतलब मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहा हूँ? पोल से या फिर ऑप्टिक सेंटर से। मतलब यहाँ पे कौन है? 0,0। अब एक बात बताओ, अगर मैं पोल के या ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि लेफ्ट मतलब 0 से कम। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव एंड टू द राइट, टू द राइट। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट में था, क्योंकि तुमने रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया? विद रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम। इसलिए हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? जेई में उल्टा करके इधर रख दिया था ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मैटर करेगी। सो ऑल द डिस्टेंसेस measured to the left of pole, are taken to be, मतलब considered to be, taken to be negative, and to the right
आर टेकन टू बी पॉजिटिव। गुड, मैं डायग्राम कंप्लीट करूँगा ये दोनों में से एक। अब जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा हो, राइट, गुड। अब रिमेंबर ये जो एक्सिस है ना, ये जो लाइन है, लाइन, इसका एक नाम है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है इसका नाम? पता है कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने अभी तुमको बोला इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला था? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ, तो जो बड़ा स्फीयर था उसका जो सेंटर था उसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको? तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज, तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। ये हो गया 4 रूल आपके। सो ऑल द डिस्टेंसेस measured above principal axis are taken to be positive, are taken to be positive, otherwise negative। अदरवाइज नेगेटिव मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहा तो पॉजिटिव और अदरवाइज मतलब नीचे रहा तो नेगेटिव। तो मैं अभी एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उसमें कुछ पैरामीटर मैं मेंशन करूँगा, आपका काम होगा मुझे बताना कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। तो सबसे पहले आई वांट टू नो माय ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट, दिस मिरर इज विच टाइप ऑफ मिरर? कॉनकेव मिरर में बाहर का सरफेस जो होता है पॉलिश्ड होता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर्ड। मतलब रफ किया है, मतलब लाइट यहाँ से पास नहीं होगा। और अंदर का जो सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वेरी गुड। देन दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बता ही रहा हूँ तो थोड़ा और बता देता हूँ, वो कल के लेक्चर में होगा ही। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नाउ इमेजिन हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, समवेयर ओवर हियर, इसका नाम है AB। तो AB है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के हाइट को हम डिनोट करते हैं O से। किससे? तो ये हो गया O, ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये पॉजिटिव कि नेगेटिव? और नेगेटिव बोला किसी ने। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर हो रहा है, ऊपर, पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा नॉर्मली U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो ये तुम्हारा P से B तक का डिस्टेंस है U, विच इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो P to B विच इज़ U, विच इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ मेजर टू द लेफ्ट, तो इट इज़ नेगेटिव। गुड। अब ये जो AB ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहीं तो बनेगा, तो इसका इमेज कहीं तो बनेगा, तो फिलहाल बना देता हूँ। एग्जैक्टली कहाँ बनेगा वो बाद में बताता हूँ मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको F बोलते हैं, फोकस, फोकल पॉइंट। गुड। फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल f, फोकल लेंथ। वो हम सब देखेंगे एक एक करके, अभी फ़िलहाल ठीक है। इसको बोलता हूँ B डैश, इसको बोल सॉरी इसको बोल देते हैं A डैश। तो ये A डैश B डैश कौन है? ऑब्जेक्ट है कि इमेज है? इमेज है। और ये जो इमेज है इसका जो हाइट है इसको I से डिनोट करते हैं, I। तो ये जो I है विच इज़ बेसिकली इमेज हाइट, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। एंड पोल से लेके तो इमेज तक का डिस्टेंस को डिनोट करते हैं V से। किससे? V से। तो ये V कौन है? इमेज डिस्टेंस है, PB डैश। इसको V बोलेंगे। और ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज कहाँ पे है? लेफ्ट में, तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक?
गुड. अब फ्यू मोर थिंग्स जो मुझे पता करना है आपको कितना याद है. व्हाट इज़ रियल इमेज, व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज? Real image is real image. What is real image? That is incorrect way of defining it. रियल इमेज इज़ एन इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बनता है. ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में था, इमेज भी लेफ़्ट में बना, तो वो कौन सा इमेज है? कौन सा इमेज है? कौन सा इमेज है? तुम सुबह सुबह तैयार होने के लिए मिरर के सामने खड़े रहते हो, वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल है, क्योंकि वो अंदर की तरफ बना. इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ रियल इमेज एंड ऑन द अदर साइड वर्चुअल इमेज. लेंस में उल्टा डेफिनेशन है. फॉर लेंस इट इज़ द अदर वे राउंड. इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज़ वर्चुअल, अदरवाइज इट इज़ रियल. ये बहुत बेसिक चीज़ है जो ऑप्टिक्स में गड़बड़ आगे होगा ही. इसके लिए हर दिन क्लास के बाद तुमको ये रिवाइज करके आना पड़ेगा. एक भी दिन का छूटा गए. बहुत बेसिक चीज़ है. तो विच आर द फोर साइन कन्वेंशंस. नंबर 1, ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विथ रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तुमने? लेफ़्ट में. अगर राइट में रखा होता तो क्या बोलते? ऑल द रे डायग्राम्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. लेकिन हम हमेशा लेफ़्ट से राइट. ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिक सेंटर. ऑल द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव, टू द राइट ऑफ द पोल अबव प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. वेरी गुड. तो वी विल स्टॉप हियर क्योंकि अगले टॉपिक स्टार्ट करने के लिए अपने पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो वील हैव टू स्टॉप.